हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 55, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हमारी जो सीरीज चल रही थी क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, उसका पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। पहला जो पार्ट 1 था, उसमें हम पढ़े कि औरंगजेब किस तरह से गादी पे बैठे अपने बड़े भाई को डिफीट करके, क्या क्या सिचुएशन तभी बना। और उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम देखे उनके किस तरह की रिलीजियस पॉलिसी थी, और जिस रिलीजियस पॉलिसी के दौर चलते उन्होंने अपने अनजाने में हो या फिर पता नहीं, वो जानते थे या इस बारे में, या फिर नहीं जानते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन वो अपने जो डिसइंटीग्रेशन, मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन का फाउंडेशन बना दिया उन्होंने। जिस तरह से वो टेम्पल डिस्ट्रक्शन किया, हिंदुओं को इतना ऑर्थोडॉक्स बन गए कि हिंदुओं को ह्यूमिलिएशन करना शुरू कर दिया, इतने सारे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके चलते धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि औरंगजेब का किस तरह से पॉलिटिकली वो डेवलपमेंट कर रहे थे, पॉलिटिकली आगे बढ़ रहे थे। तो हम आज जो पढ़ेंगे पर्टिकुलरली ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किस तरह की उनकी सिचुएशन थी, पॉलिटिकली किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों बनी, जिसके वजह से मुगल अथॉरिटी का जो अथॉरिटी लिमिट हो गया वहाँ पे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता है, जब औरंगजेब गादी पे आकर बैठे, तो पहले पहले उनको तभी तो वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था। उनके जो डिफरेंट भाई थे, और दारा सिखोए हो गया, या फिर और जो दोनों भाई थे उनके साथ उनका लड़ाई वार चला। तो डिफरेंट डिफरेंट अलियंस बनाकर वो बना रहे थे, वार कर रहे थे। तो उसी दौरान वार ऑफ सक्सेशन के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लोकल जमींदार थे एंड राजा थे, जिन्होंने रेवेन्यू देना बंद कर दिया, विथहेल्ड कर दिया रेवेन्यू को। एंड तो उनके जो नेबरिंग एरियाज थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, मुगल टेरिटरीज के जो नेबरिंग एरियाज थे एंड रॉयल हाईवेज थे, वहां से लूटपाट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ों का इनकरेजमेंट बढ़ गई। तो एक वक्त के बाद औरंगजेब जब आए गादी पे, तो इमिडिएटली उनका दिमाग में ये था कि मुझे अभी कुछ अनेक्स नहीं करना है, मतलब न्यू एरिया को मुझे जाकर अख्तियार नहीं करना है। मेरे जो भी मुगल साम्राज्य के अंडर पे जो भी सुजर्निटी थी पहली अपने प्रेडेसर के दौरान, वो सारे चीज़ों को मुझे कंसोलिडेट करना है। क्या बोलते हैं, अकेट सॉरी मतलब यूनाइट करना है। ठीक है, मैं प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ। यूनाइट मुझे करना है, जो भी हमारे एरिया मेरे हाथ से चले गए हैं, या फिर जो ऑलरेडी मुगल सुजनिटी के अंदर थी और अब नहीं है, मुझे उस सबको कंसोलिडेट करके एक अखंड साम्राज्य बनाना है। ये उनके दिमाग में था, और अपने इसी वजह से वो अपने इंपेरियल अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज को रीअसर्ट करने में लग गए। ठीक है, दिस इंक्लूड रिकवरी ऑफ एरियाज विच हैड बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द वार ऑफ सक्सेशन, मतलब राजगद्दी को अख्तियार करने के टाइम पे जो भी वार चल रहे थे, उस दौरान वो जो भी एरिया लॉस्ट कर चुके थे, उस एरिया को वो कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो भी लगा मुगल के साम्राज्य के अंदर, ये लीगल क्लेम है कि ये मुगल सुजनिटी के अंडर था लेकिन अब नहीं है, उससे भी वो कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने इस दौरान क्या किया कि जो बीकानेर था, बीकानेर को उन्होंने एक आर्मी भेजा, उनको ये बताने के लिए कि जो अगर आप मुगल साम्राज्य के ओबीडियंस हो, मुगल सम्राट के ओबीडियंस हो, तो आ जाओ हमारे अंदर। अगर नहीं होता है, अगर कोई मना करता है, तो ही वो अनेक्स करते हैं। लेकिन अनेक्स करना उनका पहला इरादा नहीं था। ठीक है, लेकिन अदर फ्रंट में अगर आप देखोगे, बिहार की पालामाऊ एक एरिया है, वहाँ पे जो रूलर राज कर रहे थे वो डिसलॉयल्टी हो गए औरंगजेब के प्रति, वो रिवल्ट करने लगे, उनको औरंगजेब पसंद नहीं थे। तो इसी दौरान उन्होंने क्या किया, उनको गद्दी से हटा दिया, डिस्पोज करके वो उस राज्य को अनेक्स कर लिया। तो वो एक यही करते थे कि जब भी उन्हें लगता था ये मुगल सुजनिटी के अंडर रहना चाहिए, और वो नहीं रह रहा है, वो रूलर ओबीडियंट नहीं है, मान नहीं रहा है, डिसलॉयल है, तो वहाँ पे वो अनेक्स करते थे। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें वो हरकतें करने लगे। तो इसी दौरान क्या होता है, और एक चीज़ होती है कि जो बुंदेला चीफ है, बुंदेला कहाँ पे आती है, यहाँ पे देखिए, ये हमारी एक मैप मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर है इंडिया के।
ठीक है। यहाँ पे असम होता है, यहाँ पे देखिए जो सिक्किम वगैरह वेस्ट बंगाल ये सारी चीज़ों में आता है। यहाँ पे साइड में कहीं पे बुंदेलखंड आता है। तो जो बुंदेला चीफ है जिनका नाम था चंपत राय, ये एक वक्त पे औरंगजेब के साथ आलिस बनाकर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो आलिस बनता है एक वक्त के बाद वो एक दूसरे के साथ डिसलॉयल्टी हो जाते हैं। तो ये भी डिसलॉयल्टी हो गए जिसके वजह से उनको भगा भगा कर मारा गया था भाई औरंगजेब। बट फिर भी उन्होंने औरंगजेब ने बुंदेला लैंड्स को अनेक्स करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, ये सॉरी मेरे गले में थोड़ा कुछ है जो अभी तक भी अच्छा ठीक नहीं हुआ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। देन एक चीज है, आहोम कॉन्फ्लिक्ट हुआ तभी। आहोम क्या, देखिए आहोम किंगडम ये है कम्प्लीटली असम तभी था जब मुगल साम्राज्य थे, तब असम डिवाइड नहीं हुआ था, इतना बड़ा एरिया था असम। यहाँ पे आहोम किंगडम राज कर रही थी और यहाँ के आसपास कहीं पे एक कामता कामरूप वगैरह होता है। कामता एक है जिसको कामरूप भी बोला जाता है। एक वक्त पे ये भी आसाम पे रूल करने लगे, लेकिन ये आहोम किंगडम और यहाँ पे कहीं पे था कामता किंगडम जो कि कामरूप यहाँ पे रूल कर रहे थे। और यहाँ पे जो बंगाल है, बंगाल में पर्टिकुलरली अफगान रूलर थे। आपको पता है यहाँ पे बंगाल में स्टार्टिंग से ही अफगान रूलर काफ़ी हद तक यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ये जो आहोम किंगडम के साथ ये कामता किंगडम एंड ये अफगान किंगडम, अफगान रूलर, इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। तो क्या हुआ एक वक्त के बाद तो किंगडम ऑफ कामता ये डिक्लाइन कर गई। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो कामता चल रहा था ये डिक्लाइन कर गई बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी एंड वाज रिप्लेस्ड बाय किंगडम ऑफ कुछ। तो यहाँ पे कुछ किंगडम है, मैप में प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसको ले गई तो हो गया यहाँ पे टोटली कुछ किंगडम, जिसको बोलते हैं कुछ बिहार। बिहार का कुछ, ये बिहार की एरिया से बिलोंग करता है तो इसको कुछ किंगडम कहा जाता है, कुछ ऑफ बिहार, हुई डोमिनेटेड नॉर्थ बंगाल एंड वेस्टर्न असम। ये असम की वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट असम की और बंगाल की नॉर्थ पार्ट पे ये राज करने लगी। सॉरी गाइज बहुत मेसी हो गई, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया चीजें। तो उसके बाद क्या होता है, एंड व्हिच कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अहोम। लेकिन फिर भी ये कोच किंगडम इतने सारे एरिया को अख्तियार करने के बाद क्या हुआ, अहोम किंगडम के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट फिर से वही के वही बना रहा। मतलब ये डिसइंटीग्रेट होने से पहले, मतलब अहोम किंगडम इसको लेने से पहले, सॉरी कोच किंगडम इसको कामता किंगडम से पहले अहोम के साथ लड़ाई थी और अफगान रूलर के साथ भी लड़ाई थी। लेकिन जब ये कच्छ किंगडम आया उसके बाद भी अहोम किंगडम के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था, इस डिस्प्यूट के दौरान मुगल के पास एक अपॉर्चुनिटी आई इस इंटरनल डिस्प्यूट में अंदर घुसने की और उस एरिया को अख्तियार करने की। तो कैसे आया अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो कच्छ रूलर थे, बिहार कुछ, तो उनका जो कच्छ रूलर थे उन्होंने इंसिस्ट किया मुगल रूलर को कि आप आकर इसमें टांग लड़ाओ और मुझे हेल्प करो अहोम किंगडम को अख्तियार करने में, अहोम किंगडम को हराने में। तो इस जो इंसिस्ट उन्होंने किया तो उसको एक्सेप्ट किया मुगल सम्राट ने। तो उन्होंने क्या किया, 1612 में ऑक्युपाई कर लिया वेस्टर्न असम वैली, जो कि अहोम किंगडम उस चीज़ को लेकर अहोम किंगडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता था कुछ बिहार का। तो अप टू बार नदी एक एरिया था असम पे, उस एरिया तक उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ कच्छ आर्मीज, मुगल साम्राज्य ने। तो 1612 के बाद क्या हुआ, कच्छ रूलर बिकम ए मुगल वैसल। तो उन्होंने मुगल का लॉयल्टी, मुगल को के प्रति लॉयल हो गए और मुगल के एक वैसल बन गए। मतलब और क्या बोलते हैं उनको, उनकी फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करने लगे। दस इसके ये चीज़ों का फायदा उठाते हुए मुगल्स केम इनटू कांटेक्ट विद द आहम्स हु रूल्ड ईस्टर्न असम अक्रॉस बार नदी। तो बार नदी के उस पार अहोम किंगडम कंप्लीटली रूल कर रहे थे। तो इसी दौरान मुगल साम्राज्य क्या किया, उसके साथ कांटेक्ट में आना शुरू हो गया और मुगल साम्राज्य के साथ मुगल और कच्छ एक अलाइज थे और ये मिलकर कच्छ के साथ युद्ध एक घोषणा किया। तो इस युद्ध में काफ़ी लग तक एक लॉन्ग वार चला और उसके बाद इसका नतीजा यही हुआ कि 1638 में एक एग्रीमेंट बनी, जिस एग्रीमेंट के चलते
बार नदी को बाउंड्री माना गया और बार नदी के उस पार अहोम किंगडम राज करेगी और उसके इस तरफ जितने सारे एरिया है यहाँ पे मुगल साम्राज्य रूल करेगी। तो इस एग्रीमेंट के चलते गुवाहाटी आ गई मुगल के कंट्रोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मीर जुमला एक शख्स है, उनका एंट्री होती है जो कि एक अहम हिस्सा निभाते हैं मुगल साम्राज्य को मतलब आसाम को मुगल साम्राज्य सोजनिटी के अंदर लाने की। एक वक्त पे क्या होता है जब एक बार नदी को उनका बाउंड्री माना जाता है मुगल साम्राज्य या फिर कच्छ बिहार मान सकते हैं एंड यहाँ पे अहम किंगडम, तो और गुवाहाटी आ जाती है मुगल साम्राज्य के अंदर। तो क्या होती है ये वक्त पे औरंगजेब होते हैं सम्राट। तो इस वक्त पे क्या होता है, एक लॉन्ग वार चलती है। जब गुवाहाटी मुगल के अंडर आ जाती है तो अहम किंगडम को मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस चीज को, क्योंकि असम का गुवाहाटी एक बहुत रिच फर्टाइल एरिया था और एक बहुत ट्रेडिंग सेंटर था। तो इसी वजह से ये नहीं चाहते थे कि गुवाहाटी उनसे छूट जाए। तो एक लॉन्ग वार चला, तो जिसके चलते एक वक्त पे क्या हुआ, मुगल्स के पास धीरे धीरे करके इस वार में कंप्लीट असम उनके सुजनिटी के अंडर आ गई। तो कैसे हुआ डिटेल्स में देखते हैं। तभी मीर जुमला जो एक इंसान थे, एक राजपूत थे, सॉरी एक गवर्नर थे जो कि बंगाल में पोस्टिंग हुए थे औरंगजेब के वक्त पे। तो उनको बुलाया गया और इस मैटर पे इंटरफेयर करने को सौंपा गया, इंटरफेयर करने को उनको ऑर्डर दिया गया। तो ही वांटेड टू मेक हिज मार्क बाय ब्रिंगिंग कूच बिहार एंड द एंटायर असम अंडर मुगल। तो तभी क्या हुआ, एक वक्त आया जब कूच बिहार बहुत लॉयल होकर मुगल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने मुगल के साथ बेट्राई करना शुरू कर दिया। वो अपने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया कि हम मुगल सुजनिटी के अंडर काम करेंगे। तो तभी क्या हुआ, मीर जुमला ने अनेक्स कर लिया कुछ किंगडम को, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा था और उनके आर्मी की स्ट्रेंथ तो बहुत थी। उनके सामने कोई अदर साम्राज्य टिक सके ये बहुत डिफिकल्ट था, नामुमकिन के बराबर था। तो कुछ बिहार तो उन्होंने ऐसे ही उनको बहुत आसानी से हरा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अहोम किंगडम को इन्वेड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ा दिया। उन्होंने मीर जुमला ने ऑक्युपाई कर लिया अहोम किंगडम की जो कैपिटल है घरगांव, एंड उस जगह पर 6 महीने तक उसको होल्ड करके रखा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेनेट्रेटेड अप टू द लिमिट। अहम किंगडम जिस जगह तक लिमिट हुआ था, मतलब बंधा हुआ था, उसका टेरिटोरी जितने हद तक एक्सटेंड हुआ था, उस सारे टेरिटोरी तक वो पहुंच गए और अपने अख्तियार करने में लग गए। और फाइनली अहम किंग को उन्होंने फोर्स किया एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी बनाने के लिए 1663 में। तो तभी क्या हुआ, द राजा हर्ड, वो अहम किंगडम के जो राजा थे वो तो ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे। तो इस ट्रीटी के दौरान उनको ह्यूमिलेट किया गया, टॉर्चर किया गया एक ट्रीटी बनाने के लिए। उस ट्रीटी को लेकर उन्होंने क्या किया, अपने जो बेटी थी, बेटी को मुगल हरम में भेजा। मुगल हरम मतलब जहाँ पे मुगल की जो भी फीमेल्स वगैरह वहाँ पे रहती है, रॉयल फीमेल्स जो होते हैं। एंड एक बड़े से वार के दौरान जो भी इंडेमनिटी होता है, मतलब जो भी लॉसेस होता है, वार के जितने सारे खर्चे वगैरह होता है, वो सब कुछ वो देने के लिए राजी होते हैं। एंड एक अनुअल ट्राइब्यूट भी देते हैं विथ ऑफ 20 एलिफेंट्स। 20 एलिफेंट्स वो एक अनुअल ट्राइब्यूट के हिसाब से पे करते हैं। और उसके साथ क्या होता है, मुगल बाउंड्री एक्सटेंड होता है। जो बार नदी थी अहोम किंगडम की टेरिटोरी, ठीक है, माना जाता था, ये एक्सटेंड हो गई मुगल सुजनिटी के अहम किंगडम को अख्तियार करने के बाद। ये बार नदी से चलेगा बारली रिवर, वहाँ तक की एक्सटेंड हो गई। तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुगल साम्राज्य में अपने सुजनिटी के अंडर ले आए। तो उसके बाद क्या होता है, मीर जुमला का एक वक्त पे डेथ हो जाती है। तो जब उनके डेथ हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो ब्रिलियंट विक्ट्री था और वो जो असम को कम्प्लीटली अपने अंडर में अख्तियार में कर लिए थे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एकदम अपने अख्तियार में कर लिए थे, उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोने लगा। ठीक है, क्योंकि असम इतना रिच एरिया नहीं था, मतलब ट्रेडिंग सेंटर इतना नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एडवांस एरिया एक सिटी के तरह नहीं था। जो आगरा, दिल्ली, बुंदेलखंड ये सब एरिया होता है ना, उसकी तरह इतना रीच नहीं था असम। और एक डिसएडवांटेज वहाँ पे थे ये था कि वहाँ पे एक वार लाइक ट्राइब्स रहते थे। आजकल भी आज के ज़माने भी आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी हद तक बहुत टाइम पे हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है या फिर कुछ भी होके वहाँ पे टेररिस्ट काइंड ऑफ अटैक होती है, या फिर ट्राइब्स से भी कभी कभी हमारे
हमें झेलना पड़ता है, ट्राइब्स वगैरह भी अटैक कर देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पे तभी भी वार लाइक ट्राइब्स रहते थे। और जैसे कि एक नाम है नागास, वो माउंटेन पे रहते थे और उनको दमन करना और उनको उनके साथ वो इतने होनहार होते हैं अपने युद्ध में, उनको बहुत लंबी देर तक लड़ाई में जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बात हो गया कि मीर जुमला का डेथ होने के बाद अहोम पावर धीरे-धीरे वो कंप्लीटली ब्रोक नहीं हुआ था, क्योंकि उनके साथ एक ट्रीटी बनाया गया था कि आप इस तरह की क्या एनुअल ट्राइब्यूट दोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। लेकिन एक वक़्त के बाद उनके डेथ होने के बाद अहोम पावर धीरे-धीरे अपने बैक को स्ट्रेंथन करने लगी, ठीक है? अपने पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1667 में अहोम एकदम फिर से रिन्यू हो गया, मतलब उनके रूलर स्ट्रॉन्ग हो गए और धीरे-धीरे करके वो मुगल से अपने जितने सारे एरिया खो चुके थे, वो सब रिकवर कर लिया। उसके साथ-साथ गुवाहाटी को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। और इसके साथ-साथ क्या हुआ, मीर जुमला के डेथ के बाद कच्छ बिहार जो भी मुगल साम्राज्य के अंदर भी आ चुका था, उससे भी मुगल को हाथ धोना पड़ा। वहाँ से भी मुगल को एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। और उसके बाद धीरे-धीरे जितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मुगल की होल्ड थी, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी। और ए लॉन्ग डेजल्टरी वारफेयर विद द अहोम्स लास्टिंग ए डिकेड एंड हाफ फॉलोड। तो मुगल के साथ ना ये जो अहोम की वारफेयर थी, वो काफ़ी हद तक चला। कॉन्फ्लिक्ट चलता गया, ठीक है? इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो इतने सारी चीज़ें होने के बाद एक वक़्त पे जब मुगल साम्राज्य वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अपने होल्ड हरा रही थी, अपने होल्ड खो रहे थे, तो तभी राजा राम सिंह आए और राजा राम सिंह के अंडर पे, जो कि अंबर के रूलर थे, उनके अंडर पे मुगल फोर्सेस काम करने लगा, ठीक है? लेकिन उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे अपने टैक्स कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली मुगल्स ने डिसाइड किया कि उन्होंने गुवाहाटी को गिव अप कर लेंगे एंड उसके वेस्टर्न में एक बाउंड्री फिक्स कर लेंगे, जो कि अहोम किंगडम के लिए और मुगल किंगडम के लिए ये बाउंड्री सेट होगा। तो ये इवेंट इन असम, जो भी असम में इवेंट हुआ कि एक वक्त पे अहोम किंगडम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और वो मुगल को हरा दिया। इससे क्या होता है, मुगल पावर की धीरे-धीरे लिमिट्स पता चलता है कि मुगल की क्या लिमिट्स है। धीरे-धीरे उनकी स्किल एंड डिटर्मिनेशन भी के बारे में भी पता चलता है। अहोम किंगडम मतलब अहोम किंगडम की जो एक प्रेस्टीज हो जाती है, अहोम किंगडम जिस तरह से बैटल में पीच बैटल अवॉइड करके गोरिल्ला वारफेयर को अडॉप्ट करके जिस तरह से वो मुगल साम्राज्य को हराया था, मुगल एम्पायर को हराया था, तो उसका कहीं न कहीं एक सराउंडिंग एरियाज़ में जो एरिया मुगल को अपोनेंट थे, मतलब मुगल के एगनेस्ट में थे, मुगल की सुज़र्निटी में आना नहीं चाहते थे, उनके लिए कहीं न कहीं एक एनकरेजमेंट बन गई। तो काफ़ी हद तक ये एरियाज़ भी धीरे-धीरे उसी तरह अहोम किंगडम को फॉलो करते हुए मुगल के एगनेस्ट वार करना शुरू कर दिया। लेकिन मुगल साम्राज्य की जो ये था कि उनको औरंगज़ेब के टाइम पे कि मुझे एरिया एक्सटेंशन भी करना है, कंसोलिडेट करना है, हर एक एरिया को अपने अंडर में सुज़र्निटी में लाना है। तो ये चुप नहीं बैठे, वो अहोम किंगडम के साथ टाइम टू टाइम वारफेयर कर रहे थे। सब्सिक्वेंट वारफेयर उन्होंने बनाया, अपने स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ाने की कोशिश की। तो धीरे-धीरे अहोम मोनार्ची के साथ बार-बार युद्ध करते-करते एक वक़्त आया जहाँ पे अहोम मोनार्ची धीरे-धीरे डिक्लाइन हो गई एंड डिसइंटीग्रेशन हो गई। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, एक इंसान आते हैं जिनका नाम है शाइस्ता खान, ठीक है? उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है बंगाल के गवर्नर के हिसाब से आफ्टर मीर जमला's डेथ। और ये जो होते हैं ये शिवाजी के साथ एट द हैंड्स ऑफ शिवाजी, मतलब शिवाजी के साथ ये लड़ चुके थे एंड प्रूव टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एबल जनरल, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, मीर जुमला की जो भी फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया एंड कुछ बिहार जहाँ से मुगल को एक्सपेल कर दिया गया था वहाँ पे उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाए। और उसके बाद कुछ बिहार के साथ सब कुछ सेटल होने के बाद और अहोम किंगडम भी तभी तक डिक्लाइन हो चुकी थी, तो ये सारे चीज़ों के बाद उन्होंने मूव किया साउथ बंगाल की तरफ, ठीक है? और साउथ बंगाल में तभी राज हो रहे थे माघ पायरेट्स, जिनका नाम था अभी अरकनीच। और ये वहाँ पे टेरराइज करके वो एरिया को कैप्चर करके रखे हुए थे अप टू डाका
फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स एट चित्तागोंग से लेकर ढाका जो कि बांग्लादेश में है उस एरिया को वो टेरराइज करके रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान ने, वो तो गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने एक नाभि बनवाई और नाभि में जाकर उस आरक ने जो पायलट है उनके साथ मिले और वहां पे उनके साथ कुछ युद्ध वगैरह करके आइलैंड ऑफ संदीप को अख्तियार कर लिया, जो कि चित्तागोंग की एक बेस हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जितने सारे जो माघ पायरेट्स की जो फायरिंग्स वगैरह होते थे उनको मनी के द्वारा वो क्या करते हैं, उनको लियोर करते हैं मनी के द्वारा एंड कुछ फेवर करते हैं, फेवर करके अपने साइड में कर देते हैं जितने सारे उनके फायरिंग्स वगैरह होते हैं। तो अराकन नाभी नियर चितनगंग जो माघ पायरेट्स होते हैं वो चितनगंग में कंप्लीटली रूट हो जाते हैं। रूट मतलब उनको वो डिफिट हो जाते हैं और मुगल साम्राज्य को जितने सारे शिप्स वगैरह होते हैं मुगल साम्राज्य वो वेम्पायर वो जितने सारे शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं उनके। उसके बाद धीरे धीरे चित्तागोंग जो उनके बेस एरिया था उसको भी असल्ट करके उसको कैप्चर कर लेते हैं 1666 में। तो ये एक साउथ बंगाल में मुगल की होल्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस एरिया पे। तो अरकनीज नाभी डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है, हमारे जो मतलब मुगल साम्राज्य के जो ट्रेड एंड कॉमर्स इस एरिया पे सीज में पर्टिकुलरली ईस्टर्न सीज में काफ़ी गहरा हो जाती है और इसके साथ रैपिड ग्रोथ हो जाती है बंगाल की फॉरेन ट्रेड में काफ़ी हद तक ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द पीरियड एंड द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल धीरे धीरे यहाँ से शुरू होती है ईस्ट बंगाल की रिचनेस एंड इसकी जो मतलब कल्चर रिचनेस ट्रेडिंग कॉमर्स ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये सब करने के बाद वो फिर मूव करते हैं ओडिशा की तरफ और ओडिशा पे वहाँ पे तभी पठान्स वो रेबेलियन करते थे मुगल के खिलाफ। तो उस पठान को वो इस रेबेलियन को दमन करते हैं, फिर बालेश्वर को ओपन करते हैं एक कॉमर्स हब के हिसाब से, ट्रेडिंग हब के हिसाब से। तो एक वक्त पे क्या होता है, उन्होंने जितने सारे पोर्ट्स होता है ट्रेडिंग रूट्स होता है उसको सिक्योर करते हैं ताकि वहाँ पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, ट्रेडिंग हो पाए, कॉमर्स हो पाए इन द रीजन। और बंगाल को जो हमारे वेस्ट बंगाल है पर्टिकुलरली बंगाल रीजन को एक मेजर कमर्शियल हब वो बना देते हैं मुगल के टाइम पे। ठीक है। और मुगल के इस जो गवर्नर थे शाइस्ता खान, मीर जुमला के बाद जो गवर्नर आए थे शाइस्ता खान, उन्होंने इस तरह के अपने एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था ताकि वो एक प्रूफ कर दिया उनके टाइम पे कि इफेक्टिव गवर्नेंस अगर आपके पास है तो आप एक स्टेबिलिटी ला सकते हो एंड प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो अपने एरिया के लिए, अपने राज्य के लिए। वो चाहे कुछ भी कैसे भी सम्राट हो, अगर आप इफेक्टिव गवर्नेंस करते हो ये सारी चीज़ों का अचीव करना इतना बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे मुगल अपने होल्ड हरा रही थी, इम्पीरियल कंट्रोल हरा रहे थे, वार में धीरे धीरे हार रहे थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो उस जगह पे अच्छे अच्छे गवर्नर्स वगैरह होते थे वहाँ पे इफेक्टिव गवर्नेंस चलते थे और वो एरिया प्रॉस्पेरिटी के अंडर आ रही थी, प्रॉस्परस हो रही थी।